भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के वर्तमान तक अक्सर ये बात होती है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों की एक चाल थी। कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कि यह अंग्रेज़ों की एक चाल थी, अंग्रेज़ों का एक षड्यंत्र था। तो हम लोग इस क्लास में ये समझेंगे क्या वास्तव में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों की एक सुनियोजित चाल थी या अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में आते हैं, वनडे एग्ज़ाम में आते हैं, उनकी चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आज की इस क्लास में हम किन किन बिंदुओं पर आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके वनडे एग्ज़ाम में आते हैं। आप नेट जेआरएफ देते हैं, प्रीलिम एग्ज़ाम देते हैं आईएएस पीसीएस का, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं, कांग्रेस के नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों की एक सुनियोजित चाल है, इसकी चर्चा करेंगे। और इस संदर्भ में एक सिद्धांत का उल्लेख किया जाता है, वह सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, इसका उल्लेख किया जाता है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे नेतागण, इतिहासकार ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के परिणामस्वरूप हुई। तो हम लोग ये समझेंगे कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है क्या, कांग्रेस की स्थापना का क्या ये कारण है या नहीं है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बाद में विद्वान, इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना वास्तव में अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था, यानी वो इसको एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी मानते हैं और इस थ्योरी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है, षड्यंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक और सिद्धांत बहुत उल्लेखित किया जाता है, वह है लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी हिंदी में कहते हैं तड़ित चालक का सिद्धांत। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी, हिंदी में कहेंगे तड़ित चालक का सिद्धांत। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद सबसे अंत में हम ये देखेंगे, ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना क्या वास्तव में अंग्रेज़ों की एक सुनियोजित चाल थी, कांग्रेस की स्थापना क्या एक ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी, एक अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा नहीं था तो कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य जो आपके एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ये नाम है, इसका नाम पहले क्या था, ऐसा प्रश्न आता है। तो आपका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले का नाम क्या था, तो आपका उत्तर होगा इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, ये उत्तर आपको याद हो।
दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो कांग्रेस शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो ये जो कांग्रेस शब्द है आपको याद रखना है, ये अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है, कांग्रेस का जो अर्थ होता है वो होता है लोगों का समूह, फ्रेंडली मीटिंग। जैसे किसी विषय पर विचार विमर्श करना है तो लोग आपस में फ्रेंडली बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो आप इसको हिंदी में कह सकते हैं लोगों के समूह को कांग्रेस कहा जाता है। तो दो प्रश्न तो ये आपको तैयार रखना है कि कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है। आपका उत्तर होगा अमेरिका के इतिहास से। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है लोगों का समूह। अगला जो सामान्य सा प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर होगा 28 दिसंबर 1885। वनडे एग्ज़ाम्स वाले बच्चे नोट करेंगे, या जो आरंभ में अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं ISPCS की, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, बेसिक तथ्यों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम थ्योरी की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद सिद्धांतों की ओर बढ़ेंगे, फिर उसकी आलोचना की ओर बढ़ेंगे, निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। ये बात का डेवलपमेंट होता है। आपसे पूछा जाता है कि पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन है कहाँ हुआ था, तो आपका उत्तर होगा मुंबई। आपका उत्तर होगा मुंबई। पहले बॉम्बे नाम से जानते थे इसको, जो आज के समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुंबई में कहाँ हुआ था, तो आपका उत्तर होगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये स्कूल का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। यह भी प्रश्न आता है कि ये जो बॉम्बे में अधिवेशन हुआ है पहले ये कहाँ निर्धारित था, तो उत्तर बनता है इसका पूना में। पुणे में हैज़ा फैल जाने के कारण यह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया और बॉम्बे में ये अधिवेशन हुआ। यह भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर कौन है, तो आपका उत्तर होगा A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक हैं। बाद में कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा है। आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा A.O. ह्यूम। इसके बाद आपसे यह भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका उत्तर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। आपका उत्तर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट करेंगे। आपसे यह भी पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन में कुल कितने लोग शामिल हुए थे, तो 72 प्रतिनिधि उसमें थे, 72 लोग उसमें शामिल हुए, यह भी आपको याद हो। आपसे यह भी पूछा जाता है कि उस समय का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन आपको याद होना चाहिए। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना को लेकर के, कांग्रेस के नामकरण को लेकर के बेसिक क्वेश्चंस हैं। बाद में अलग से कक्षाएं होती हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए प्रीलिम लेवल की, कि जो बहुत सारे अधिवेशंस हैं उनकी आपको सूची बनानी पड़ती है। अधिवेशन कहाँ हुए उसको लिखना होता है, कब हुआ यह भी नोट डाउन करना पड़ता है, अध्यक्ष कौन था इसको अलग से लिखना होता है, और हर अधिवेशन में कौन से निष्कर्ष निकाले गए इसको भी नोट डाउन करना होता है।
बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कांग्रेस का पहले महिला अध्यक्ष कौन था, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अलग से कक्षाएं लेंगे। अब हम लोग ये बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना क्या अंग्रेज़ों की एक सुनियोजित चाल है, और इस संदर्भ में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सेफ्टी वाल्व जैसे शब्द पर आप गौर करें, सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व, जैसे आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, और प्रेशर कुकर में भी एक सेफ्टी वाल्व होता है। क्या करता है वह, प्रेशर जो बनता है हमारे प्रेशर कुकर में उसको रिलीज़ करता है, और जो हमारा प्रेशर कुकर है वो फटने से बच जाता है। तो यहाँ भी ऐसा आरोप है कि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया है कि उस समय 1880-90 के दशक में भारतीयों में असंतोष बड़ी पैमाने पर फैल रहा था। 1857 में विद्रोह हुआ था, विद्रोह का दमन कर दिया गया था, और 25-30 साल हो रहे हैं लोगों में अंग्रेज़ों की नीतियों को लेकर के, उनकी जो राजनीतिक नीतियां हैं, उनकी जो सामाजिक नीतियां हैं, सांस्कृतिक नीतियां हैं, धार्मिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा हो रहा है। जगह जगह नागरिक विद्रोह हो रहे हैं, आदिवासियों को विद्रोह हो रहे हैं, किसानों के विद्रोह हो रहे हैं, और उस समय पूरी जनता में जो असंतोष था वो सुरक्षित तरीके से निकल जाए, बड़ा विस्फोट ना बने, बड़ा आंदोलन ना बने, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सेफ्टी वाल्व की तरह कांग्रेस का इस्तेमाल हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत में वास्तव में दो बातें कही गई। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों की एक सुनियोजित चाल है, और दूसरी बात जो कही गई वो ये कि ये ह्यूम और डफरिन के सहयोग पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है ये कैसे लोकप्रिय हो रहा है, कौन लोग इसको सामने ला रहे हैं, और ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या सही है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा लाल, बाल और पाल के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता थे लाला लाजपत राय। पूरा नाम वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लाल नाम से कौन है, बाल कौन है, पाल कौन है, तो पूरा नाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये जो उग्रवादी दल के नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उग्रवादी दल के नेता हैं, आप जैसे जैसे इतिहास का अध्ययन करेंगे आपको मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले मॉडरेट्स थे, जिनको आप उदारवादी कहते हैं। आरंभिक जो नेतागण हैं जिनका कांग्रेस पर प्रभाव है, आपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, ये सारे मॉडरेट्स हैं, उदारवादी हैं, यानी ये संवैधानिक राजनीति पर विश्वास कर रहे हैं, कोई उग्र प्रकार के इनके राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और ये जो बाद के नेतागण आते हैं, लाला लाजपत राय आते हैं, बाल गंगाधर तिलक आते हैं, बिपिन चंद्र पाल आते हैं, ये थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं, उग्र प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम रखते हैं। जैसे राजनीतिक आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार धरने को लाना, पहली बार प्रदर्शन को लाना, अनशन को लाना, जुलूस निकालना, ये राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार ये नेतागण करते हैं, इसलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। इनको उग्रवादी या चरमपंथी राष्ट्रवादी कहते हैं, चरमपंथी राष्ट्रवादी कहते हैं। उग्रवादी इसलिए कि इनके राजनीतिक कार्यक्रम उग्र प्रकार के, धरना बहुत बड़ी बात होती थी अंग्रेज़ों के काल में, कि वहाँ धरना करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। आज के संदर्भ में इसको आप मत आंकिए, ये बहुत बड़ी घटना थी। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और एक नाम अश्विनी कुमार दत्त का नाम आप पढ़ेंगे, अश्विनी कुमार दत्त का नाम, इन लोगों ने
इस विचार को बहुत लोकप्रिय बनाया। लाला लाजपत राय ने अपनी किताबें लिखी, 2 किताबें आपको याद करना है वनडे एग्ज़ाम के लिए, और उस पुस्तक का नाम है, एक तो अनहैप्पी इंडिया, और दूसरा है पंजाबी। इसमें इस बात का लाला लाजपत राय ने उल्लेख किया कि वास्तव में ये जो हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई है, ये कहीं राष्ट्रीय उद्देश्यों को पाने के लिए नहीं है, कोई स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये जो कांग्रेस की स्थापना है वास्तव में एक अंग्रेज़ों की चाल है। और उन्होंने कहा कि वर्ष में आप एक बार बैठक करते हैं, हर वार्षिक बैठक होती थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा कि ये तो शिक्षित भारतीयों का मेला है कि आप एक दिन बैठे, आपने मेला इकट्ठा किया, आपने आवेदन दिया, प्रतिवेदन दिया, प्रार्थना पत्र दिया, बात समाप्त हो गई। तो इन्होंने ये आपसे पूछा भी जाता है कि किसने कहा है कि शिक्षित भारतीयों का मेला, आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक भी उग्र स्वभाव के थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। उन्होंने कहा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उन्होंने कहा कि जैसे वर्षा ऋतु में मेढक निकलता है, टर्रे टर्रे करता है, वैसे ही काम आप लोग कर रहे हैं। तो आपसे पूछा भी जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन की तुलना मेढक से किसने किया है? मेढक की तरह टर्रे टर्रे करते हैं आप, यानी अपनी बात आपने कही और शांत हो गए। बिपिन चंद्र पाल तो और बहुत बड़े आरोप करते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या करते हैं, आप आवेदन पत्र देते हैं, प्रार्थना पत्र में मांगते हैं, आप तो भीख मांगते हैं अंग्रेज़ों से, जो आपका हक है उसकी बात नहीं करते, आप तो उनसे याचना कर रहे हैं। यानी उन्होंने एक याचना संस्था के रूप में, इसको भी नोट करेंगे, बिपिन चंद्र पाल ने याचना संस्था के रूप में कांग्रेस का उल्लेख किया है। यानी एक बेगिंग इंस्टीट्यूशंस की ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस तो एक बेगिंग इंस्टीट्यूशन है, याचना संस्था है, भीख मांगने वाली संस्था है। और अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि आप ये अधिवेशन जो कर रहे हैं, ये 3 दिन का तमाशा है, ये 3 दिन का तमाशा है। तो आपसे पूछा जाता है कि किसने कहा है, पहले तो यही पूछा जाता है कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने लोकप्रिय बनाया, तो आप बताएंगे उग्रवादी चरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि ने। आपसे पूछा जाता है किसने ये कहा है कि कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का मेला है, तो आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। आपसे पूछा जाएगा कौन ये कहता है कि मेढक की तरह टर्रेटर करते हैं वर्ष में एक बार, तो लाला लाजपत राय। आपसे पूछा जाएगा कि याचना संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूशन किसने कहा है कांग्रेस को, तो बिपिन चंद्र पाल। आपसे पूछेंगे कि किसने ये कहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, तो आपका उत्तर होगा अश्विनी कुमार दत्त। तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को इस प्रकार से जो हमारे उग्रवादी चरमपंथी राष्ट्रवादी हैं, वो इसको बहुत पॉपुलर करते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। और आगे चल कर के इसमें जो उग्र हिंदू दल हैं, आप जिनको इतिहास में हिंदू संप्रदायवादी कहते हैं, उन्होंने भी इसको लोकप्रिय बनाया। एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है रोमेश चंद्र दत्त, नाम नोट कर लेंगे, रोमेश चंद्र दत्त। उन्होंने भी इस सिद्धांत को बहुत लोकप्रिय बनाया। इनका कहना है कि कांग्रेस का दृष्टिकोण वास्तव में समझौतावादी है, और ये जो समझौतावादी दृष्टिकोण है वह राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है। तो इन लोगों ने भी आलोचना की। तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या है, 2 बातें हमने बताई है। इसके तहत ये कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ों की एक सुनियोजित चाल है और ये ह्यूम डफरिन के सहयोग का परिणाम है। बाद में इस सिद्धांत को थोड़ा सा और कुछ इतिहासकारों ने अलग ढंग से व्याख्या किया है। इसमें हमारे जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो हमारे देश में होती है, वो उनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक होगा। एक नाम आपने पढ़ा होगा, आर.पी. दत्त साहब का।
बहुत ही पॉपुलर हैं, रजनी पामदत्त। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे। पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे। इन्होंने कहा, इन्होंने सेफ्टी वाले सिद्धांत को थोड़ा और आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि वास्तव में ये ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी, अंग्रेज़ों का एक षड्यंत्र था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ ये समझ रहे थे कि 1880-90 के दशक में भारतीयों का असंतोष बहुत बड़ी पैमाने पर व्याप्त हो चुका था। कभी भी कहीं भी विद्रोह हो सकता था, एक बड़ा आंदोलन हो सकता था। 1857 के विद्रोह के सबक अंग्रेज़ों के पास थे। तो उन्होंने कहा कि इस असंतोष को दबाने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने एक बात और कही है कि अंग्रेज़ों के इस षड्यंत्र में भारत का जो बुर्जुआ वर्ग है, जैसे आपने मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ा होगा, 2 प्रकार के वर्ग हैं, 2 वर्ग होते हैं, एक सर्वहारा वर्ग आम लोगों का, एक बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग यानी जिसका संसाधनों पर नियंत्रण है। और उस समय इन्होंने इस टर्म को, इस शब्द को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। बोले अंग्रेज़ों के षड्यंत्र में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण हैं वह सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 सिद्धांत आपने जान लिया। एक तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत आपने जान लिया कैसे लोकप्रिय होता है, और उसी का आगे विकास कैसे रजनी पामदत्त साहब जो वामपंथी इतिहासकार हुए हैं, वामपंथी विचारक हुए हैं, उन्होंने कैसे इसे षड्यंत्र सिद्धांत में तब्दील कर दिया। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है, क्या इसको माना जा सकता है, इस बात को हम समझेंगे। अब ये तो सत्य है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज़ ने किया, वो ह्यूम ने किया, हमने पहले ही आपको बताया। और ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, ये इटावा में सिविल सर्वेंट थे, नागरिक सेवा में थे, ICS थे। तो अंग्रेज़ ने किया, स्वाभाविक है। ये तो ये नहीं चाहते थे कि भारत देश आज़ाद हो जाए, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाए, ये तो ये नहीं चाहते थे। फिर क्या इनका रोल था, इसको समझने की थोड़ा आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ों की चाल है और ह्यूम डफरिन का सहयोग है, तो हाल में बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और उनमें ये बात सामने आई है कि ये जो बात कही जाती है कि ह्यूम डफरिन का सहयोग है, ये निराधार है, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। बहुत सारे लेटर्स मिले हैं 1885 और उसके बाद के, उनका उल्लेख करना आपको उत्तर में आवश्यक होगा। जैसे डफरिन अपने एक अधिकारी रे को पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में स्पष्ट है कि डफरिन जो है वो कांग्रेस पर संदेह की दृष्टि रखते हैं, संदेह की दृष्टि रखते हैं। अगर षड्यंत्र होता, उनकी चाल होती, तो संदेह क्यों करते? वो अलर्ट रहने की बात करते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि कांग्रेस तो एक अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रही है। और इसके बाद भी अगर आप देखें, आपने कर्जन का नाम सुना होगा, एक वायसराय हुए हैं कर्जन, उनका नाम सुना होगा। इनके विचार भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कर्जन कांग्रेस को गंदी चीज़ कहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, कर्जन का कहते हैं कि जब तक भी मैं वायसराय हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। ऐसे असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के लिए। अगर ये अंग्रेज़ों की चाल होती, अंग्रेज़ों का षड्यंत्र होता, तो कांग्रेस के प्रति ऐसे विचार संभवतः ना आते। इसके बाद कर्जन यह भी कहता है कि मेरी यह भी इच्छा है कि मैं अपने कार्यकाल में कांग्रेस को समाप्त होने में, उसके मरने में मैं सहयोग कर सके। तो यहाँ इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि डफरिन का कांग्रेस की स्थापना में कोई सहयोग नहीं था, यहाँ तक कि उसकी सहानुभूति भी नहीं थी कांग्रेस के प्रति, यह बात स्पष्ट है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कांग्रेस में ह्यूम का क्या रोल है,
ह्यूम को क्यों आगे किया गया है? तो हमने पहले ही स्पष्ट किया है, ह्यूम ने निसंदेह कांग्रेस की स्थापना की। आपसे पूछा जाता है, कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और कहीं से भी ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश राज यहाँ से समाप्त हो जाए। फिर इनका उपयोग क्यों किया गया, यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है, एक थ्योरी और समझने की आवश्यकता है। उसको पहले ही हमने उल्लेख किया था, फिर मैं लिख देता हूँ, लाइटिंग कंडक्टर। एक उदारवादी नेता हुए हैं बाल कृष्ण गोखले। बाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और उदारवादी, प्रमुख उदारवादी नेताओं में हैं। इन्होंने कहा कि ह्यूम का सहयोग इसलिए लिया गया कि कांग्रेस का आंदोलन अभी आरंभिक चरण में है और कांग्रेस के आंदोलन को अंग्रेजी दमन से बचाने का उद्देश्य है। अगर कांग्रेस आरंभ से ही अपने सारे कार्यक्रमों को खुलकर करेगी तो ऐसी संभावना थी कि अंग्रेज उसका दमन कर देते। तो गोखले जी ने ये कहा अपने लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी में कि ह्यूम का सहयोग इसलिए लिया गया कि ह्यूम के रहते हुए अंग्रेज़ी दमन की संभावना नहीं थी। अगर ये मान भी लें अंग्रेज़ों ने ये एक साजिश भी की, तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने ह्यूम का प्रयोग एक लाइटिंग कंडक्टर की तरह किया, हिंदी में कहते हैं तड़ित चालक की तरह किया। सामान्य रूप से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है तो एक न्यूट्रल तार डाला जाता है कि अगर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर कहीं से ब्रितानी दमन होता है, ब्रिटिश दमन होता है, तो उससे रक्षा हो सके। यानी एक प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने ह्यूम का प्रयोग एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में किया है, एक सुरक्षा कवच के रूप में किया है। और यहाँ पर यह भी आपको समझना है कि अगर हम इसको षड्यंत्र मान भी लें कि षड्यंत्र है, तो आरंभिक नेताओं का हमने नाम लिया है। बहुत सारे मॉडरेट्स हमारे नेता गण हैं। दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था और उन्हीं के सुझाव से, यह भी प्रश्न वनडे एग्ज़ाम में आता है, उन्हीं के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु भी थे, अगर हम ये मानें कि ये षड्यंत्र में शामिल थे तो इनके राष्ट्रवादी विचारों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और यह शायद उचित नहीं होगा। इन लोगों ने ह्यूम का इस्तेमाल इसलिए किया कि अभी आरंभिक समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति में वह ब्रिटिश दमन का शिकार हो जाता। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कांग्रेस की स्थापना क्या सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हुआ? क्या कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी षड्यंत्र था? तो इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। ह्यूम का प्रयोग इसलिए किया गया कि कांग्रेस के आंदोलन को ब्रितानी दमन से बचाने के लिए। दूसरी बात एक आप यह भी कह सकते हैं, ह्यूम एक अंग्रेज था और भारत में उस समय बहुत क्षेत्रीय विचार, अन्य बहुत सारे सामाजिक वर्ग, बहुत सारे राजनीतिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, बहुत सारे वर्ग थे और प्रांतीयता की भावना बहुत ज़्यादा थी, क्षेत्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा थी, जातीयता की भावना बहुत ज़्यादा थी, सांप्रदायिक भावनाएं थीं और ह्यूम इनसे परे था। एक ऐसा आदमी जो सभी को इकट्ठा कर सके, सभी के साथ समानता की बात कर सके, इसलिए भी ह्यूम का सहयोग लिया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के परिणाम स्वरूप नहीं हुई तो कांग्रेस की स्थापना का वास्तविक कारण क्या है? तो आपका उत्तर होगा उभरता हुआ अखिल भारतीय राष्ट्रवाद। ये कांग्रेस की स्थापना का वास्तविक कारण है। थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है।
जैसा जब आप राष्ट्रवाद की क्लास पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव और राष्ट्रवाद का विकास, तो उसमें आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक से, यानी 1820-30 के दशक से देश में पहली बार राष्ट्रीय भावनाएं आ रही हैं। यानी एक ऐसी सोच जो पूरे देश के लिए सोचती है, सभी वर्गों के लिए सोचती है, अखिल भारतीय सोच रखती है। एक ऐसी सोच का विकास होता है और इसको बढ़ाने का काम करते हैं राजा राम मोहन राय। बाद में आप पढ़ेंगे कि कैसे हेनरी विवियन डिरोजियो इसको बढ़ाते हैं, राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे बहुत सारे संगठन बनने लगते हैं, लेकिन इन संगठनों की बड़ी सीमाएं थी। ये संगठन जो हैं क्षेत्रीय आधार पर थे या कोई विशेष वर्ग इनसे जुड़ा हुआ था। एक अनुभव और मिला देश को, 1857 का विद्रोह, इसका दमन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दमन का परिणाम ये हुआ कि जो उस समय शिक्षित भारतीय थे उन्होंने चिंतन करना शुरू किया और दमन के कारणों में एक यह बात आई कि दमन जो हुआ है उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि भारत के लोग यूनाइट नहीं थे, संगठित नहीं थे, भारतीय प्रयास संगठित प्रयास नहीं था। तो इसके बाद भारतीयों में एक ऐसे संगठन की बात मस्तिष्क में आने लगी कि एक ऐसा संगठन हो जो ऑल इंडिया लेवल का हो, अखिल भारतीय संगठन का हो। बहुत सारे संगठन बनने लगे। आपने इंडियन एसोसिएशन का नाम पढ़ा होगा, आपने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम पढ़ा होगा। ये संगठन बनने लगे, लेकिन इनकी भी सीमाएं थी। 1870 के दशक में, 1880 के दशक में ये जो राष्ट्रवाद है ये अपना अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर चुका था। यानी विभिन्न प्रांतों में ऐसे लोग थे जो पूरे अखिल भारत के बारे में चिंतन करते थे। अब 1880 के दशक में पूरे भारत में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, एक ऐसा संगठन हो जो पूरे देश के बारे में चिंतन करे, पूरे देश की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करे। और ये जो अखिल भारतीय राष्ट्रवाद का विकास होता है उसी का परिणाम है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।